आज 138 एनआई एक्ट की कंप्लेंट में किसी आरोपी का डिस्चार्ज कैसे करवाया जाए, इस पर विचार करेंगे। यह डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड की समस्या तब प्रमुख हो जाती है जब उन पार्टनर्स या डायरेक्टर्स को भी आरोपी बना दिया जाता है जिनका चेक काटने से और फर्म को या कंपनी को संभालने से कोई सीधा लेना देना नहीं होता। सवाल है कि क्या इस तरह के डिस्चार्ज के लिए कोई एप्लीकेशन लगानी होगी, मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करनी होगी या क्या करना होगा। यह समस्या उन लोगों के लिए भी है जिनको मजिस्ट्रेट कोर्ट ने साधारण कंप्लेंट में 204 सीआरपीसी या 227 बीएनएस में समन कर लिया हो। इसका कारण यह है कि 138 एनआई एक्ट की कंप्लेंट भी एक समन्स ट्रायल केस की तरह ही चलाई जाती है, ऐसा ही कानून में दिया गया है। समन्स ट्रायल कंप्लेंट केस में, जिसमें 138 एनआई एक्ट की कंप्लेंट भी शामिल होती है, किसी भी आरोपी या उसके एडवोकेट को सही कानून का पता नहीं होता है। ऐसा ही हमने देखा है। इन पक्षों को यह नहीं पता होता है कि 138 एनआई एक्ट केस में आरोपी का डिस्चार्ज कैसे लिया जाए। यदि हमारी बात में प्रिय व्यूअर्स को संदेह हो तो आप लोग वीडियो पॉज करके अपना उत्तर कागज पर लिख सकते हैं और बाद में जांच सकते हैं कि क्या उनको लगने वाला तरीका सही कानूनी तरीका है। इस सारी समस्या को हम एक केस के तथ्यों से स्पष्ट करते हैं। कंप्लेनेंट कंपनी ने आरोपी कंपनी को एक लेटर ऑफ इंटेंट दिया और उसके साथ माल भेज दिया। यह दोनों कंपनियों के बीच में हुआ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था। आरोपी कंपनी के डायरेक्टर एक ने इसकी एवज में चेक काटकर कंप्लेनेंट कंपनी को सौंप दिया। जब कंप्लेनेंट कंपनी ने यह चेक बैंक में प्रस्तुत किया तो बैंक ने स्टॉप पेमेंट लिखकर इस चेक को अनादृत कर दिया और उसको वापस लौटा दिया। कंप्लेनेंट कंपनी ने आरोपी कंपनी, उसके डायरेक्टर D1, D2 और D3 के खिलाफ 138 एनआई एक्ट का मुकदमा डाल दिया। यहां तक स्थिति यह हुई कि कंपनी और D1 तो आरोपी बनते हुए साफ साफ नजर आते हैं, लेकिन D2 और D3 को किस आधार पर आरोपी बनाया गया यह सीधा सा समझ में नहीं आता है, क्योंकि D2 और D3 ने ना तो चेक पर साइन किए थे और ना ही ऐसा कुछ लगता था, रिकॉर्ड पर था, कि ये दोनों कंपनी के कामकाज को संभालने के लिए भी उत्तरदायी हैं। आखिरकार D2 और D3 के वकील साहब ने मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई और यह एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 239 सीआरपीसी थी। आप सभी जानते हैं कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में जब किसी चार्जशीट के खिलाफ आरोपी को डिस्चार्ज लेना हो तो एप्लीकेशन 239 सीआरपीसी लगाई जाती है। यह एप्लीकेशन सेक्शन 239 सीआरपीसी वाली आरोपियों के डिस्चार्ज के लिए लगाई थी और यह डिस्चार्ज उन्हें 138 एनआई एक्ट के केस में चाहिए था। यह एप्लीकेशन चलती रही। साल 2 साल के बाद जब पहले मजिस्ट्रेट साहब का ट्रांसफर हो गया तो नए मजिस्ट्रेट साहब आए और एक दिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दिस एप्लीकेशन इज नॉट मेंटेनेबल, और एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। D2 व D3 के एडवोकेट साहब ने जब उस ऑर्डर को देखा तो उसके खिलाफ उसकी ऊपर वाली कोर्ट में रिवीजन लगाई और उस रिवीजन में उन्होंने 4 प्रेयर्स की, जिन्हें आप सामने देख रहे हैं। वकील साहब की पहली प्रेयर क्वेश्चन के लिए थी इस कंप्लेंट को क्वैश कर दिया जाए। दूसरी प्रेयर थी कि इंटरिम ऑर्डर पास करके ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रोक दिया जाए। तीसरी प्रेयर में वकील साहब ने विरोधी पक्ष के ऊपर कॉस्ट लगाए जाने की मांग की थी। वह कह रहे थे कि यह कॉस्ट D2 व D3 को दी जाए क्योंकि इन्होंने कंप्लेनेंट पार्टी की बर्बरता को झेला है। चौथी प्रेयर यह की गई थी कि यदि कोर्ट कुछ और D2 व D3 के पक्ष में देना चाहे तो वह भी इनको दिया जा सके, लेकिन सेशंस कोर्ट ने उसने भी यह रिवीजन डिसमिस कर दी। पहली प्रेयर पर कोर्ट ने लिखा कि सेशंस कोर्ट के पास क्वेश्चनिंग की शक्ति नहीं होती तो आपको यह क्वेश्चनिंग नहीं मिल पाएगी। दूसरी प्रेयर पर कोर्ट ने कहा कि जब मुख्य एप्लीकेशन ही नहीं चल पा रही है तो इंटरिम ऑर्डर क्या पास किया जाए। तीसरी प्रेयर में कोर्ट ने कहा कि एनआई एक्ट में या सीआरपीसी में या बीएनएसएस में कोस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है, अतः कोस्ट भी नहीं दी जा सकती। और चौथी प्रेयर्स पर कोर्ट ने कहा कि यदि ये तीनों मुख्य प्रेयर्स आपको नहीं मिल पा रही हैं तो चौथी प्रेयर के अदर रिलीफ में ही आपको क्या दिया जा सकता है। इस एप्लीकेशन 239 सीआरपीसी के डिसमिसल के बाद अब सवाल बन रहे हैं। पहला सवाल बनता है
कि क्या 138 एनआई एक्ट की कंप्लेंट में सेक्शन 239 सीआरपीसी की डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाना कानूनी रूप से सही है। दूसरा सवाल है कि मजिस्ट्रेट साहब के अनुसार यदि यह गलत है तो सही कानूनी तरीका क्या है जिससे आरोपी को डिस्चार्ज मिल सके। तीसरा, अब इस केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं, D2 व D3 के पास क्या कानूनी विकल्प मौजूद हैं और क्या उनको पूरा मुकदमा झेलना होगा या वे इस मुकदमे को बिना लड़े ही इससे बाहर निकल आएंगे। हमने अपने व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन की नई सुविधा शुरू की है। इसे हमारे सभी एडवोकेट साथी, यंग एडवोकेट कलीग्स उपयोग कर सकते हैं। हमारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट की सुनवाई में आपको कोई लीगल समस्या आ गई है, रास्ता मिल नहीं रहा है, तो आप हमसे इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन ले सकते हैं। जो फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हैं वे भी ऐसी गंभीर कंसल्टेशन के लिए अपना समय बुक करवा सकते हैं। आप लीगल कंसल्टेशन के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। 239 सीआरपीसी जो आजकल 262 बीएनएसएस बन गया है, इसकी एप्लीकेशन केवल पुलिस द्वारा दर्ज उन केसेस में लगती है जिनमें पहले एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो भी कुछ इन्वेस्टिगेटेड हो उसको पुलिस आईओ के द्वारा चार्जशीट के रूप में बनाकर कोर्ट में फाइल किया जाता है। जिन केसेस में 200 सीआरपीसी या अब जो 223 बीएनएसएस बन गया है उनकी कंप्लेंट लगाई गई होगी, उनमें कभी भी 239 सीआरपीसी या 262 बीएनएसएस की डिस्चार्ज की एप्लीकेशन नहीं लगेगी। 239 सीआरपीसी की डिस्चार्ज एप्लीकेशन केवल पुलिस द्वारा फाइल केसेस में ही लगती है और वह भी उन केसेस में जिनमें वारंट ट्रायल केसेस हों। वारंट ट्रायल केसेस में कंप्लेंट द्वारा दायर किए गए केस में पहले 244 सीआरपीसी के तहत प्रीचार्ज एविडेंस होगा। जब यह एविडेंस हो जाएगा तो डिफेंस काउंसिल इसको क्रॉस करेंगे। उनके क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद मजिस्ट्रेट साहब एविडेंस और क्रॉस एग्जामिनेशन दोनों का आकलन करेंगे और इसके बाद सेक्शन 245 सीआरपीसी में वे इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि आरोपी के ऊपर चार्ज लगाया जाए या उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो कंप्लेंट केसेस में कभी भी 239 सीआरपीसी नहीं लगेगा, वहां पर 244 सीआरपीसी और 245 सीआरपीसी लगेगा। एप्लीकेशन के रूप में नहीं लगेगा, यह एविडेंस और उसके ऊपर किए गए क्रॉस के रूप में लगेगा। समन्स ट्रायल के कंप्लेंट केसेस में स्थिति अलग होती है। इन केसेस में चार्ज फ्रेमिंग की अलग स्टेज नहीं होती जैसे वो वारंट ट्रायल वाले केसेस में होती है। कंप्लेनेंट के एविडेंस के आधार पर आरोपी को समन कर लिया जाता है। अलग से चार्ज फ्रेमिंग की कोई स्टेज नहीं होती। आरोपी के पेश होने पर मजिस्ट्रेट बताते हैं कि आपके ऊपर फला फला आरोप है, आप इसमें गलती मानते हो या आपके पास अपनी कोई डिफेंस मौजूद है, और तब आरोपी मजिस्ट्रेट साहब को बताता है कि मेरे पास फला फला डिफेंस मौजूद है। प्रॉपर चार्ज लगाने की भी इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। हालांकि आजकल सभी कोर्ट्स आसानी के लिए एक प्रॉपर चार्ज लगा देते हैं। समन्स ट्रायल के केसेस में यह स्टेज सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन कहलाता है। कुछ लोग इसे स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज भी कह देते हैं। 138 के केसेस में भी यही स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज होता है। जब मजिस्ट्रेट साहब पूछते हैं कि ये आपका चेक है क्या, इस पर आपके दस्तखत हैं क्या, यह आपने इशू किया था क्या, वगैरह वगैरह। ये जिसको हम नोटिस देने की स्टेज कहते हैं, कोर्ट के द्वारा जब आरोपी को दिया जाता है यह नोटिस, उस अवस्था की बात है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यही काम मजिस्ट्रेट साहब 138 एनआई एक्ट केसेस में कर रहे हैं, क्योंकि एनआई एक्ट में लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट साहब इन केसेस को ऐसे ही चलाएंगे जैसे समन्स ट्रायल केसेस में समन्स ट्रायल केसेस को चलाया जाता है। तो यहीं से दूसरा सवाल पैदा होता है कि जब यहां डिस्चार्ज नहीं मिलता तो फिर गलत आरोपी को समन कर लिए जाने पर मुकदमे से छुटकारा कैसे मिलता है। तो इसका उत्तर है, इसके लिए मजिस्ट्रेट के समनिंग ऑर्डर को बड़ी कोर्ट के द्वारा दोबारा चेक करवाया जाता है। यह समनिंग ऑर्डर गलत है, इस समनिंग ऑर्डर को सेट असाइड कर दीजिए। और यह बड़ी कोर्ट आमतौर से रिविजनल कोर्ट कहलाती है। हालांकि इसका विकल्प क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में जाने के रूप में भी उपलब्ध होता है। कभी भी किसी समन्स ट्रायल केसेस में डिस्चार्ज का कोई कानूनी प्रावधान नहीं होता, इसलिए मजिस्ट्रेट कभी भी समन्स ट्रायल केसेस में डिस्चार्ज नहीं दे सकते हैं। 138 एनआई एक्ट के केसेस में भी समन्स ट्रायल केसेस वाली विधि अपनाई जाती है। लिहाजा
किसी भी 138 NI एक्ट के केसेस में कभी कोई डिस्चार्ज नहीं मिल सकता है। दो ही तरीके हैं, या तो समनिंग ऑर्डर को रिविजनल कोर्ट के द्वारा गलत सिद्ध करवाओ या फिर हाई कोर्ट में 482 CRPC के तहत क्वैशिंग के लिए जाओ। दोनों तरफ से आपको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट का कोई ऑर्डर गलत होने पर स्वयं मजिस्ट्रेट कोर्ट से कभी कोई रिलीफ आपको नहीं मिल सकता है। मजिस्ट्रेट के पास अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की ताकत नहीं होती है। आज के केस में D2 व D3 के वकील साहब ने यह तो ठीक किया कि रिवीजन लगा दी, लेकिन गलत यह था कि रिविजनल कोर्ट से उन्होंने क्वैशिंग की प्रेयर की थी। सेशंस कोर्ट यानी रिविजनल कोर्ट क्वैशिंग नहीं कर सकता था, वह केवल मजिस्ट्रेट कोर्ट के त्रुटिपूर्ण ऑर्डर्स को पलट सकता है। लेकिन यहां तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट का ऑर्डर त्रुटिपूर्ण भी नहीं था, उसने तो सिर्फ यह लिखा था कि 239 की एप्लीकेशन 138 के केसेस में नहीं चल सकती है। यदि आरोपी को क्वैशिंग चाहिए तो उसे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और क्वैशिंग के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। क्वैशिंग की शर्तों वाले वीडियोस हमने इस चैनल पर काफी सारे दिए हुए हैं, उनमें से कुछ एक का लिंक हम यहां डिस्क्रिप्शन पर दे देते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। इस प्रकार से आज के केस में D2 व D3 के एडवोकेट की तरफ से बड़ी गलती की गई थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट से डिस्चार्ज के लिए 239 की एप्लीकेशन लगा दी थी, यह पहली गलती थी। समन्स ट्रायल केसेस में मजिस्ट्रेट कोर्ट के किसी भी ऑर्डर के खिलाफ स्वयं मजिस्ट्रेट की कोर्ट से कोई भी कानूनी समाधान उपलब्ध नहीं होता है। कंप्लेंट केस में तो कतई नहीं होता है। यह समाधान हमेशा रिविजनल कोर्ट से ही मिलता है, लेकिन रिवीजन में भी आप क्वैशिंग की मांग तो कर नहीं सकते हैं। रिवीजन में आप केवल उसको ठीक करवा सकते हैं जो मजिस्ट्रेट ने अपनी कानून शक्ति के बाहर जाकर डिसाइड कर दिया है। रिवीजन में मजिस्ट्रेट की कानूनी गलतियों को सेशंस कोर्ट के द्वारा ठीक करवा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। वर्तमान केस में सेशंस कोर्ट के पास मुद्दा यह था कि मजिस्ट्रेट ने 239 CRPC की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था, तो क्या यह सही किया था या गलत? रिविजनल कोर्ट को केवल इतना देखना था। रिविजनल कोर्ट कभी भी मूल इंप्यूग्न्ड ऑर्डर से बाहर नहीं जा सकता है, तो वस्तुतः यह रिवीजन भी गलत कानूनी आधारों पर टिकी हुई थी, इसीलिए इस रिवीजन को भी नष्ट तो होना ही था, जो बाद में सेशंस कोर्ट ने इसको डिसमिस करके इसे नष्ट कर दिया। यदि आप कानून सम्मत तरीके से एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे तो आपको हर कोर्ट में हर स्टेज पर नुकसान तो झेलना ही होगा। तो अब हार कर ये D2 व D3 क्या करें? आप ध्यान रखें कि कानून का कोई रास्ता कभी बंद नहीं होता है। कोर्ट में हर स्टेज पर कुछ ना कुछ रास्ता खुला रहता है। तो इस लिहाज से D2 व D3 के पास अभी भी इन मुकदमों से बाहर निकलने के रास्ते साफ साफ रूप से मौजूद हैं। पहला रास्ता तो यह हो सकता है कि आप उनको सुझाएं कि अब उनको क्या क्या करना चाहिए। आप विद्वान लोग हैं, कानून समझते हैं, तो आप D2 व D3 की सहायता कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। और दूसरा रास्ता है कि वे इंडियन लीगल सिस्टम के पास आएं, उनसे रास्ता पूछें, तो हम उनको रास्ता सुझा सकते हैं। यदि आकर इंडियन लीगल सिस्टम से रास्ता पूछते हैं और हम वह रास्ता उनको बताते हैं, तो हम सब कभी मिल बैठकर उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारा ध्येय है कि किसी पर झूठा आरोप ना लगे तो हम उसको बचा पाएं। इसलिए हम अपने हर मेंबर को हर मुमकिन कानूनी सहायता देते हैं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं, 138 NI एक्ट की बात को समझाते हैं। सिविल हो या क्रिमिनल हो, हर केस में हम आपकी मदद करते हैं। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजकर मेंबर बनने का तरीका जान सकते हैं। अपने केस के विजेता बनने के लिए, बेहतरीन एडवोकेट बनने के लिए आप इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको अपनी सरल भाषा में प्राप्त होगी। आप वेबसाइट को देखें और अध्ययन करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रणाम।